हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ हम सभी के अपने चैनल आरटीसी ईडू हब पे। स्वागत है आप सभी का आज के इस 10 मिनट शो में, जहां पर हम करने वाले हैं पूरे के पूरे स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना कंप्लीट मात्र 10 मिनट में। और इसके बाद इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरटीसी ईडू हब पर मिल जाएगी। तो आइए इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु संरचना। सबसे पहले हमें यह जानना है कि स्पर्म यानी शुक्राणु होते क्या हैं। तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु ये है पुरुष की प्रजनन कोशिका, ये है मेल गैमीट। और एक स्पर्म और एक ओवम यानी एक शुक्राणु और डिंब के मिलने से ही युग्मनज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। हम सब ने जो अपने जीवन की शुरुआत की है वो एक जाइगोट के रूप में की है, युग्मनज के रूप में की है। और पिता की तरफ से जो योगदान आता है वो इसी स्पर्म का आता है, इसी शुक्राणु को आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पर्म के पास क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा शुक्राणु के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होती है, उसकी संख्या 23 होती है। अगर शरीर में किसी भी सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 गुणसूत्र हैं, तो उसको हैप्लॉइड का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के पास स्पर्म के पास गुणसूत्र कितने हैं, क्रोमोसोम कितने हैं, 23 गुणसूत्र हैं, यानी ये एक हैप्लॉइड सेल है। ये कहाँ पर बन रहा है, बन कहां पर रहा है, तो बनता है ये टेस्टिस के अंदर यानी वृषण के अंदर। पुरुष के पास कितने टेस्टिस हैं, कितने वृषण हैं, 2 हैं। स्पर्म बनाने के लिए तापमान कितना चाहिए, 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी आपको बताती है कि स्पर्म बनाने के लिए जो आपका तापमान चाहिए वो शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। बस यही कारण है कि जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, वो खिसक कर स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश या अंडकोश की थैली में चला आता है। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि स्पर्म आपके स्टोर कहां पर होते हैं। स्पर्म आपके स्टोर होते हैं अधिवृषण में, जिसको एपिडिडाइमिस कहा जाता है। ये वाला हिस्सा अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस कहते हैं। और यहीं पर आपका जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो पूरे के पूरे तरीके से स्टोर होते हैं और यहाँ पर मैच्योर होते हैं। स्पर्म को आगे ले जाने के लिए ये जो नालिका होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है, इसको शुक्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे पूरे के पूरे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे, स्पर्म की संरचना के बारे। मुख्य तौर पर पूरे के पूरे स्पर्म को एनसीईआरटी 3 भागों में बांट रही है। हेड यानी सिर वाला हिस्सा, मिडिल पीस यानी मध्य, और टेल यानी कि पूंछ। अब टेल क्यों जरूरी है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो गतिशील होता है। ओवम यानी डिंब जो फीमेल्स में बनता है वो गतिशील नहीं होता। स्पर्म को तैर करके फीमेल के पास जाना है, इसीलिए इसकी गतिशीलता, इसकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए इसके पास पूंछ है। अब मोटिलिटी के लिए इसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो एनर्जी इसको मिलती है मध्य भाग में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया से। तो याद रखिएगा, मध्य भाग में स्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसको एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा। इसके अलावा जो हेड वाला पार्ट है, सिर वाला पार्ट है, इसमें डीएनए मौजूद होता है, यानी पिता से जो गुण आते हैं वो स्पर्म के सिर वाले हिस्से से आते हैं। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि स्पर्म के सिर के ऊपर एक टोपी नुमा चीज होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। अब इस एक्रोसोम की खासियत यह है कि इसके अंदर खास एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स जाकर ओवम को निषेचित कर रहे हैं। ओवम यानी डिंब अपने पास दीवार बनाकर रख रहा होता है और इस दीवार को भेदने के लिए अलग अलग एंजाइम्स चाहिए होते हैं। उन्हीं एंजाइम्स में से एक का नाम है हायालुरोनिडेज नाम का एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ पर बनता है, ये एंजाइम एक्रोसोम में बनता है। तो स्पर्म की ये संरचना आपके लिए जाननी क्या है, बेहद 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 जरूरी है। अब स्पर्म बन किससे रहे हैं, स्पर्म बन रहे होते हैं शरीर में मौजूद डिप्लॉइड सेल से। डिप्लॉइड का मतलब है जहां पर गुणसूत्र की संख्या 46 है। पुरुष के शरीर में स्पर्मेटोगोनिया नाम की एक सेल होती है, टेस्टिस में बन रही होती है, वृषण में बन रही होती है, और इसी में मियोसिस होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और तब जाकर स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, तभी यहां से 46 से गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, 23 हो जाती है। स्पर्म को न्यूट्रिशन, पोषण देने का काम वृषण की दूसरी सेल करती है, जिसका नाम होता है सर्टोली सेल यानी कि नर सेल। सर्टोली सेल या नर सेल स्पर्म को पोषण देती है। ये भी आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी में है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है इस पर पूछा जाता है।
ये सारी बातें आपको एक पीडीएफ में बहुत ही खूबसूरत टेबल के रूप में भी मिल जाएगी। यहाँ पर हमने आपको टू द पॉइंट चीजें बता दी। अब एनसीईआरटी की एक बहुत बारीक लाइन है जिससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जब भी स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, एक प्रेगनेंसी होने के लिए स्पर्म का भी हेल्दी होना जरूरी है, ओवम का भी हेल्दी यानी स्वस्थ होना जरूरी है। एक स्पर्म को नॉर्मल तभी कहा जाता है या एक पुरुष को फर्टाइल तभी कहा जाता है जब छोड़े गए स्पर्म में से कम 60% जो होते हैं, कम से कम 60%, एग्जैक्ट डेटा एनसीईआरटी आपको कहती है 60% का जो आकार है वो सही होना चाहिए और 40% की गतिशीलता अच्छी होनी चाहिए। यानी स्पर्म की संख्या इंपॉर्टेंट है, स्पर्म का शेप इंपॉर्टेंट है, स्पर्म की मोटिलिटी यानी गतिशीलता इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ स्पर्म का बनना काफी नहीं है, सही आकार का बनना जरूरी है, सही शेप का बनना जरूरी है, सही संख्या का बनना जरूरी है और सही गतिशीलता का भी बनना जरूरी है। 60% की आकार सही होनी चाहिए और 40% की जो मोटिलिटी है यानी कि गतिशीलता है वो सही होनी जरूरी है। एग्जाम आपकी एनसीईआरटी इसको क्लियरली बता रही होती है। ये कुछ विकार हैं जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इनसे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो शब्द का मतलब ही थोड़ा होता है। ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी बीमारी होती है जब पुरुषों में स्पर्म की संख्या कम हो रही होती है। ठीक है, ये है ओलिगोस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया, अजूस्पर्मिया एक ऐसी बीमारी है जब पुरुष जो वीर्य छोड़ रहा है उसमें किसी भी प्रकार का एक भी स्पर्म नहीं है, यानी स्पर्म की कंप्लीट एब्सेंस है सीमेन के अंदर। ये तब होता है जब पुरुष नसबंदी करा लेते हैं। एस्थीनोस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया का मतलब है एक ऐसी स्थिति जब स्पर्म की जो मोटिलिटी है, गतिशीलता है वो कम है। इन तमाम स्थिति में नॉर्मल प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। और टेराटोस्पर्मिया का मतलब है कि जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उनकी जो संरचना है वो समान नहीं है। ये चारों शब्द पर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली बन सकते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लिया जाए। सवाल हमसे कह रहा है कि बताइए कौन से भाग में एंजाइम होते हैं जो कि निषेचन में सहायक है। हमने पढ़ा है कि ये सारे एंजाइम खास तौर पर हायालुरोनिडेज जो है वो एक्रोसोम में उपस्थित होता है। आपसे पूछ रहा है कि जो एक्रोसोम बन रहा है बताइए कौन से सेल ऑर्गेनेल से बन रहा है, कौन सी कोशिकांग से बन रहा है। बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि गोल्जी काई से ही यहाँ पर जो आपका एक्रोसोम है वो बनता है। अगला सवाल पूछ रहा है कि मोटिलिटी, गतिशीलता कितने स्पर्म की होनी चाहिए, कम से कम नॉर्मल मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो 60% का शेप सही होना चाहिए। अगर शेप आकार पूछता तब आपका आंसर ए होता। यहां गतिशीलता पूछ रहा है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि शुक्राणु अगर अगर आपका वृषण अंडकोश की थैली में नहीं आएगा तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में शुक्राणु निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, और उस स्थिति को हम नाम देते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट यानी छुपा हुआ, ऑर्किड यानी कि टेस्टिस। तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म वो वाली स्थिति है। वैरिकोसील एक ऐसी स्थिति है जब स्क्रोटम की जो वेन्स होती हैं, जो शिराएं होती हैं, वो साइज में बड़ी हो जाती हैं। ओलिगोस्पर्मिया हमने बता ही दिया, ओलिगो का मतलब होता है थोड़े, जब स्पर्म की संख्या कम बन रही है। नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रो का मतलब होता है मृत। तो नेक्रोस्पर्मिया का मतलब है जब स्पर्म जो होते हैं वो मौजूद तो होते हैं लेकिन मृत शुक्राणु मौजूद होते हैं, उन्हीं को नेक्रोस्पर्मिया का नाम दिया जाता है। वीर्य में शुक्राणु अगर है ही नहीं तो हम उसको एजोस्पर्मिया का नाम देते हैं। स्पर्म की गतिशीलता अगर कम हो गई है, अगर उनकी मोटिलिटी कम हो गई है, तब क्या नाम देंगे, तब हम उसको नाम देंगे एस्थीनोस्पर्मिया। अगर स्पर्म का शेप एबनॉर्मल है तो हम उसको नाम देंगे टेराटोस्पर्मिया। उम्मीद करती हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के इस सेशन में हमने पूरे के पूरे स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखा, स्पर्म के बारे में बातें जानी, स्पर्म के डिसऑर्डर्स भी पढ़े जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए। ऐसे और वीडियोस के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसमें कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस तरीके से पूरे के पूरे साइंस को क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैचेस सारे एग्जाम्स के लिए ऑनगोइंग है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 है, चाहे आपका सीटेट है, चाहे DSSS है, चाहे 72वीं बीपीएससी है, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, सभी के लिए हमारे पास फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल है। हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है 7351572127। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में मिलते हैं।